दिल्ली शहर की रश्मि जैसे ही 25 की हुई, उसके घर वालों ने एक अच्छा लड़का देखकर उसकी शादी कर दी। रश्मि मेहता परिवार की बहू बनकर अपने ससुराल आ गई। ससुराल में उसकी जेठानी और सास बड़े अच्छे से उसका इस्तकबाल करते हैं। फिर अगली सुबह जल्दी से तैयार होकर वो रसोई में जाती है और रसोई की तैयारियां करती है। आज ऐसा चटकारेदार खाना खिलाऊंगी ना, सबके सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे। रश्मि फ्रिज में देखती है, लेकिन उसे कहीं भी धनिया पुदीना नहीं मिलता। कमाल है, इस घर में तो धनिया पुदीना कुछ है ही नहीं। अब क्या करूं मैं? नई बहू अगर शादी के अगले दिन बाजार जाएगी तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन पड़ोस के घर तो जा ही सकती हूँ ना। हाँ, ये ठीक रहेगा। रश्मि पड़ोसन के घर चली जाती है और उनसे धनिया पुदीना मांगती है। ये ले बहू, अब अच्छे से धनिया का छोंक लगाना। और हाँ, धनिया पुदीना का चटनी बनाना मत भूलना। आंटी जी, आप नहीं होती तो मेरी पहली रसोई ऐसे ही चली जाती। रश्मि घर आकर तरह तरह की डिशेस बनाकर तैयार कर देती है। साथ ही सभी सब्जियों में धनिया से गार्निशिंग कर देती है और फिर धनिया पुदीना की चटनी बनाकर तैयार कर लेती है। अब सब कुछ तैयार हो गया और खास कर ये धनिया पुदीना की चटनी। मुन्नी पनीर के पकोड़े के साथ चटनी खाएगी तो खुश हो जाएगी और चाची के गले लग जाएगी। तो थोड़ा धनिया इस सब्जी में भी डाल देती हूँ, अच्छा लगेगा। रश्मि खुशी खुशी सबको खाना परोसती है। अरे, वो आज धनिया पुदीना की चटनी बनी है और तभी मैं कहूँ अजीब सी स्मेल आ रही है। अरे, और तुमने बहू को बताया नहीं कि हमारे घर में धनिया पुदीना की चटनी नहीं बनती है। हम सब कितना चढ़ते हैं इस चटनी से। माफ करना, शादी की भागदौड़ में बताया ही नहीं बहू को। बड़ी बहू, अरे तू बता देती बहू को। मैं क्या बताती, जब हमारे घर में धनिया पुदीना आते ही नहीं है। पर तू कहाँ से ले आई? घर में धनिया पुदीना नहीं था तो मैं पड़ोस से ले आई। वो क्या है ना, मेरे हाथ की चटनी सबको पसंद आती है, इसीलिए सोचा अब पहली रसोई में यही बना दूं। नहीं खानी मुझे ये। बेटा, तुम बाहर से कुछ ऑर्डर करो और मुझे नहीं खाना ये। और ऐसे हटाओ मेरे सामने से, और मुझे उल्टी आती है। वो ऐसा लगता है जैसे गोबर में हरा रंग मिलाकर पीस दिया हो। हटाओ इसे। रश्मि का जेठ बाहर से खाना ऑर्डर कर देता है। अब धीरे धीरे वो सब्जी में भी कटा हुआ धनिया डालती, जिससे उनको और भी ज्यादा स्वाद आने लगा। सब्जी में धनिया की खुशबू आने लगी और वो लाल चटनी भी बहुत पसंद आने लगी। लेकिन एक दिन वो ना ही धनिया पुदीना सब्जी में डालती है और ना ही चटनी बनाती है। उस दिन किसी को भी वो खाना पसंद नहीं आता। वो आज खाने में स्वाद नहीं आया और जैसे पहले होता था। आज ससुर जी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए खाना ठीक से नहीं बन पाया। आइंदा खाना सही से बनाऊंगी। अब रश्मि बहुत खुश होती है क्योंकि वो जानती है कि सबको धनिया पुदीने की आदत हो गई है। अगले दिन वो धनिया पुदीने की चटनी अलग से बनाती है। और क्या मजाक है, और तुम जानती हो ना, और हम सबको ये धनिया पुदीना पसंद नहीं है। ये वही सब्जी है जो मैं रोज आपके लिए बनाती हूँ, और मैंने कल नहीं बनाया तो आपको वो पसंद नहीं आया। और ये चटनी भी वही है जिसे मैं सॉस में और दही में मिलाकर आपको बनाकर देती हूँ। आप एक बार इसे खा करके तो देखिए, अब बहुत मजे की है। सब खाना खाते हैं और सबको बहुत पसंद आती है और बर्तन खाली कर देते हैं। बहू, अब तो रोज हमारे लिए धनिया पुदीने की चटनी बनाया कर। अब मुझे मायके में भी बहुत पसंद थी, लेकिन पत्ते देखकर तेरे ससुर ने कभी मुंह में डालने ही नहीं दी, इसलिए चटनी कभी बनी ही नहीं और बच्चों को भी इसकी आदत नहीं है। आज कई सालों बाद इसे खा रही हूँ। और मैं भी पत्ते देखकर इनको कभी मुंह ही नहीं लगाया था, तो इसीलिए कभी टेस्ट ही नहीं आया। और मुझे नहीं पता था कि इतनी अच्छी होती है। नहीं पापा जी, ये हेल्दी भी है। देखना, इससे आपका थायराइड भी कम हो जाएगा। वो अच्छा बहू, और फिर तो रोज बनाना है मेरे लिए। वो आपके लिए नहीं पापा, सबके लिए। उस दिन के बाद से सभी बड़े शौक से धनिया पुदीना की चटनी खाते हैं।
बड़ी बहू और छोटी बहू सारा खाना रसोई में रख देती है। रसोई में जाकर बड़ी बहू पनीर के पकोड़े चटनी के साथ खाने लगती है। वाह वाह, मजा आ गया। ओ कितने साल बाद ये खाने को मिला है। ओ कितने साल बाद हम चटनी खा रहे हैं। मैं तो अपने मायके में जाकर ही खाती हूँ। आज तेरी गलती की वजह से ये मौका मिला है ये खाने को। तू भी खा ले, दोबारा मौका नहीं मिलेगा। इतनी नफरत धनिया पुदीने से? तुम नई नई हो ना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब भाभी, अब मुझे तो धनिया पुदीना की चटनी के बगैर खाना नहीं खाया जाता। लेकिन अब मैं सबकी पसंद का ख्याल रखूंगी। अगले दिन वो धनिया पुदीना की चटनी के बगैर सब्जी बनाती है, जिससे बिल्कुल भी स्वाद नहीं आता था। वो अपनी माँ को फोन करती है। अम्मा, कहाँ फंसा दिया तूने मुझे? ये लोग धनिया से ऐसे भागते हैं जैसे धनिया ना हो गया पता नहीं क्या हो गया। कुछ नहीं बेटी, तुझे आदत हो जाएगी कुछ दिन तक। आप अपनी बेटी को जानती हो ना, कितनी जिद्दी है। अब मैं नहीं बदलूंगी, बदलेंगे ये लोग। अब वो अगले रोज बर्गर बनाती है और उसमें धनिया पुदीना की चटनी डाल देती है और उसे इस अंदाज में चीज के साथ डालती है जिससे किसी को शक नहीं होता कि चटनी खा रहे हैं। ओ वाह वाह, ओ कितना मजेदार लग रहा है। ओ तभी तो कहता हूँ कि क्या करना है धनिया पुदीना डालकर। हम कोई बकरी भैंस थोड़ी है। देख लिया जेठानी जी, मेरा कमाल। मैं सभी को धनिया पुदीना की आदत डाल दूंगी। देखना, ये धनिया पुदीना के बगैर खाना नहीं खाएंगे। हाँ लेकिन संभल कर, कहीं ऐसा ना हो खुद ही फंस जाए। अब वो कभी दही में कभी सब्जी में रोज मिलाकर सबको खिलाती है। अरे वाह वाह, वो खाने में तो बड़ा स्वाद आ गया है। कभी टोमेटो सॉस में, कभी दही में। ओ देखो कितना स्वाद है। और तू कहना क्या चाहता है? और तेरी भाभी अच्छा खाना नहीं बनाती क्या? नहीं नहीं, मेरी वाली ज्यादा अच्छा बनाती है। बस यही कह रहा था। इस टोमेटो सॉस का तो अपना ही मजा है। मेरी इतनी मदद करने के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। इस गांव में एक तुम ही हो जो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। हमारे घर के आसपास काफी अमीर लोग रहते हैं। मैं एक गरीब परिवार से हूँ, इसलिए कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा मिलने। इतना बोलकर गुड्डू कांपते हुए फल लेकर अपने घर जाता है और अपने घर वालों को देता है। अरे गुड्डू, तू इतने सारे फल लेकर कहाँ से आया है? किसी के बगीचे से तूने फल तो चोरी नहीं किए ना? नहीं नहीं दादी, मुझे माँ ने सिखाया है कि चोरी करना बुरी बात होती है। ये फल मैं अपने दोस्त से लेकर आया हूँ। ये सारे फल मेरे दोस्त ने दिए हैं। मेरा दोस्त बहुत अच्छा है, वो मेरी बहुत मदद करता है। दोस्त? कैसा दोस्त? कौन सा दोस्त है तुम्हारा जिसने तुम्हें इतने सारे फल दिए हैं? गांव में तो कोई तुमसे बात नहीं करता। सच सच बताओ, कहाँ से लेकर आए हो ये फल? अम्मा, मैं सच कह रहा हूँ, मेरे दोस्त ने दिए हैं ये फल। वो बहुत अच्छा है। अम्मा, नेहा, तुम तो गुड्डू के पीछे पड़ गए हो। अगर वो कह रहा है ये फल उसके दोस्त ने दिए हैं तो मान लो ना, क्या पता ये सच बोल रहा हो। हाँ माँ, भैया सही कह रहा है। वैसे भी घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। आज रात इन्हीं फल को खाकर अपनी भूख शांत करके सो जाएंगे। ओहो, ठंड भी बढ़ती जा रही है। रजाई कंबल और शॉल तो है नहीं, कम से कम फल तो है खाने के लिए। वैसे भी इतनी ठंड में काम नहीं मिल रहा है कहीं भी। मुश्किल से कलर की फैक्ट्री में काम मिला था। जब से ठंड शुरू हुई है वो फैक्ट्री भी बंद हो गई है। समझ नहीं आ रहा कहाँ काम करूं। और ऐसे में तो तुम बेचारे गुड्डू को डांट रही हो। अरे वो तो तुम्हारे लिए खाने का इंतजाम किया है। रवि और काजल के समझाने के बाद नेहा गुड्डू को डांटना बंद कर देती है और पूरा परिवार फल खाकर ठंड से बचने के लिए आग जलाकर सो जाता है। और अगली सुबह एक बार रवि फिर काम की तलाश में निकलता है और वहीं गुड्डू भी बगीचे में खेलने के लिए जाता है। और इसी बीच उनके घर का मकान मालिक आता है। अब पैसों का इंतजाम हुआ या नहीं, या फिर तुम्हें 10 दिन की मोहलत चाहिए? मालिक जी, ठंड ज्यादा बढ़ गई है और अब तक मेरे बेटे को काम भी नहीं मिला है। आज से पहले हमने कभी भी आपके पैसे नहीं रखे हैं,
इसीलिए हम पर थोड़ा सा विश्वास कीजिए। अब पिछले 2 महीने से विश्वास ही तो कर रहा हूँ। वो अब विश्वास नहीं किया जा रहा। अब पैसे दो या घर खाली करो। कल शाम तक का वक्त दे दीजिए भैया, अभी घर पर नहीं है वो। आते हैं तो हम आपका घर खाली कर देते हैं या फिर पैसे दे देंगे। काजल और शांति के विनती करने पर मकान मालिक वहां से चला जाता है। मकान मालिक के जाते ही गुड्डू अपने हाथों में कंबल लेकर आता है, जिसे देखकर एक बार फिर नेहा उसे डांटने लगती है और पास में रखा हुआ डंडा उठाकर ठंड में गुड्डू की पिटाई करने लगती है। "अ, कौन से दोस्त हैं तेरे जो तुझे ये सारी चीजें दे रहे हैं? हमें तो कोई नहीं देता और यहाँ कोई हमसे बात करने को तैयार नहीं है, और तेरा दोस्त तुझ पर पैसे और सामान लुटाए जा रहा है। सच सच बोल, कहाँ से लाया है ये सारा सामान? किस गंदे लोगों के साथ बैठने लगा है तू, जहाँ से तूने चोरी और झूठ बोलना सीखा है? अरे बस कर बहू, तू इतनी ठंड में बेचारे को क्यों मार रही है? देख, वो हमारे लिए गरम कंबल लेकर आया है ताकि हम इस ठंड से बच सके, और तू उसे मारे जा रही है। नहीं चाहिए मुझे ये चीजें जो ये चोरी करके लाया है। मैंने सोचा था मेरा बच्चा अपने पिता की तरह मेहनती बनेगा, पर ये चोर निकला। इतना बोलकर नेहा बैठकर रोने लगती है। देखते देखते शाम हो जाती है और ठंड बर्दाश्त ना करने की वजह से अब सभी लोग गुड्डू के लाए ब्लैंकेट ओढ़कर बैठ जाते हैं। कुछ देर बाद रवि घर आता है और उसके घर आते ही मकान मालिक भी वहां आ जाता है। ओ लो जी, वो आ गया रवि, और मैं भी। क्या बात है? और सुबह तो तुम लोगों के पास कुछ नहीं था, और अब ये सब चीजें कहाँ से आ गई? और लगता है पैसों का जुगाड़ तुमने कर लिया। और चलो, और जल्दी से मेरे पैसे दो, और ताकि इस कड़ाके की ठंड में मैं अपने घर में जाकर आराम करूं। और पैसे? पर अभी तक पैसों का इंतजाम नहीं हो पाया। हमें 1 महीने का समय और दे दो, हम आपके सारे पैसे दे देंगे। अरे, और मैं क्या पागल हूँ, और जो इस ठंड में यहाँ बार बार चक्कर लगा रहा हूँ? और सीधे सीधे पैसे दो या निकलो यहाँ से। मालिक उन पर रहम नहीं खाता और रात में कड़कड़ाती ठंड में उन्हें घर से निकाल देता है, जिसके बाद पूरा परिवार अपना सामान लेकर रोड पर इधर उधर भटकना शुरू कर देता है। ओह, कितनी ठंड लग रही है। ओहो गुड्डू बेटा, और तुम्हारा दोस्त तो बहुत अच्छा है। क्या तुम हमें अपने दोस्त से मिलवाओगे? हम तो तुम्हारे माता पिता हैं, हमें तुम्हारे दोस्त को शुक्रिया कहना है। पापा, मेरे दोस्त ने बोला था मैं उसके बारे में किसी को ना बताऊं, पर मुझे लगता है हमारी मदद सिर्फ मेरा दोस्त ही कर सकता है। चलिए, मैं आप सबको अपने दोस्त से मिलवाता हूँ। अब गुड्डू सबको रात के अंधेरे में अपने परिवार को एक बगीचे में ले जाता है और एक बगीचे के पास खड़ा होकर पेड़ को कहता है, दोस्त, मैं जानता हूँ तुमने मुझे मना किया था कि मैं तुम्हारे बारे में किसी को ना बताऊं, पर हम बेघर हो चुके हैं। मुझे और मेरे परिवार को तुम्हारी मदद की जरूरत है। एकदम से गर्म हवा कैसे चलने लगी? यहाँ तो ठंड का एहसास ही नहीं हो रहा। ये गर्म हवा मैंने चलाई है। मैं यहाँ कई साल से हूँ। मैंने समय को बदलते देखा है, और यहाँ पर बस गुड्डू ही मेरा सबसे अच्छा दोस्त है। मैंने ही गुड्डू को फल दिए, तुम सबके लिए शॉल और कंबल दिए, और फिर भी गुड्डू ने मेरे बारे में किसी को नहीं बताया। पर अब जब मैंने आपकी बेबसी का ये सारा दुख देखा है, इसीलिए समय आ गया है कि मैं अपने दोस्त की मदद करूं। अब मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा है। क्या तुम सच में जादुई पेड़ हो? माफ करना बेटा, मैंने इतनी ठंड में तुम्हें मारा। दिखाओ, तुमको कहीं चोट तो नहीं लगी ना? कितनी बुरी तरह से मैंने अपने बेटे को मारा है। ये जादुई पेड़, कोई दवाई मरहम पट्टी देना, मैं अपने बेटे को लगाऊं। जादुई पेड़ नेहा को कुछ मरहम पट्टी देता है, जिसे नेहा अपने बेटे के शरीर पर लगाती है, और शांति जादुई पेड़ से कहती है, समय के साथ हम गरीब पर ठंड का कहर भी बढ़ता जा रहा है। हमें रहने के लिए घर और खाने के लिए खाना और कुछ कंबल चाहिए, ताकि हम खुद को इस कपकपाती ठंड से बचा सकें। माँ काजल, पेड़ से इतनी डिमांड अच्छी नहीं है। जादुई पेड़, तुम बस हमें रहने के लिए घर दे दो। इस वक्त हमें घर की आवश्यकता है।
मेरे होते हुए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम मेरे अंदर रहोगे। इतना कहने के बाद जादुई पेड़ एक जादुई दरवाजा निकालता है जिससे पूरा परिवार अंदर जाता है और देखता है कि पेड़ के अंदर एक सुंदर सा घर बना है जहाँ सब कुछ लकड़ी का है और वो घर काफी गर्म है और घर में सुख सुविधा की सारी चीजें रखी हैं। हाँ भैया भाभी, यहाँ तो सोने से लेकर खाने तक का सारा सामान रखा है। बेड, रसोई, सर्दियों के लिए कपड़े, कंबल, सब कुछ है। मैं तुम सब परिवार को ये सुख सुविधा तब तक दे सकता हूँ जब तक तुम अपना कारोबार खुद नहीं खोल लेते। इसीलिए मेरे जादुई सामान पर ज्यादा निर्भर मत रहना। मैं समझ गया जादुई पेड़, तुम फिक्र मत करो। मैं और मेरा परिवार सिर्फ इस सर्दी तक ही तुम्हारे घर में रहेंगे और मैं अब खुद का काम शुरू करूंगा। बस मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। और उसी घर में जादुई पेड़ की मदद से रजाई बनाने का मटेरियल लेकर अपने परिवार की मदद से हाथों रजाई बनाता है और उसी बाजार में बेचने का काम शुरू कर देता है। आज तो काफी रजाई बिक गई और काफी रात भी हो चुकी है और ठंड भी बढ़ती जा रही है। तो चलिए, ये 2 रजाई बची हैं, हम इसे अपने पेट के घर में ले चलते हैं। सब